हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम आज पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद वाला टाइम पीरियड, जैसे कि जो हमारा होगा पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा, हम वो पढ़ेंगे। सो ये हमारा असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए भी इम्पॉर्टेंट है एंड इवन जो हम जेकेपी के एग्ज़ाम्स देंगे उसमें भी पॉलिटी सेक्शन है, तो उसमें हमारे लिए जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, बिकॉज इससे तो बहुत सारे क्वेश्चंस निकलने के चांसेस होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपना पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा। होपफुली जो मैंने आपको प्री इंडिपेंडेंट एरा पढ़ा है, जिसमें कि हमने कंपनी रूल, क्राउन रूल, ये सब जो कौंसिल एक्ट्स पढ़े हैं या चार्टर एक्ट्स पढ़े हैं, आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। सो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा। सबसे पहले जो अगर आपको बात समझने की ज़रूरत है वो है कि जो सबसे पहले आइडिया जो था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो सबसे पहले किसने दिया था? तो वो थे हमारे एम.एन. रॉय जी, जिन्होंने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने का सबसे पहले एक आइडिया दिया था 1934 में। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सबसे पहले ऑफिशियली डिमांड किया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए ताकि हम भारत का संविधान बना सके। 1938 में नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात की है, और उन्होंने एक और चीज़ बोली है, विदाउट इंटरफेरेंस बाय द जो भी बनेगा विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ द अदर, यानी कि जो बाहरी यानी कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनका इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं रहना चाहिए। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी वो ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि वोटिंग के आधार पे हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो बनेगी। सो 1934 एम.एन. रॉय ने आइडिया दिया था। 1935 इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांड किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए ताकि हम भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे अच्छे से फ्रेम कर सके। 1938 में नेहरू जी ने कहा था ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है इंडिया का, बट हमें उसमें से कोई भी बाहरी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। सो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे बनेगा। सो इस डिमांड को फाइनली एक्सेप्ट करने के लिए ब्रिटिशर गवर्नमेंट ने क्या किया, एक ऑफर भेजा जिसको बोला जाता है अगस्त ऑफर ऑफ 1940। अब आपको अगर 1940s की डेट अगर आप देखी जाए तो 1939 से लेके 45 तक क्या चल रहा था, कौन सा पीरियड था? वर्ल्ड वार सेकेंड का। तो इसमें जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि इंडिया भी वर्ल्ड में वार में इनकी क्या करे, इनकी हेल्प करे। तो ये जो अगस्त ऑफर था ये जो था ये रिजेक्ट कर दिया गया था। 1942 में एक और मिशन भेजा गया था जिसको बोला जाता है क्रिप्स मिशन। ओके, बट ये इसका जो प्रपोजल है ये भी इंडियंस ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। आ जाते हैं अब 1946 पे, जिसमें एक प्लान भेजा गया था जिसको बोला जाता है कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान भेजा गया था 24 मार्च 1946। इसमें मेन चीज़ क्या थी कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर करनी है। जो ब्रिटिशर गवर्नमेंट के पास पावर है वो इंडियंस को दी जाएगी विद द एम ऑफ प्रिजर्विंग देयर यूनिटी। इंडिया की जो यूनिटी है उसे प्रिजर्व करने के लिए और उनको इंडिपेंडेंट ग्रांट करने के लिए कमेटी भेजी गई जिसको बोलते हैं कैबिनेट मिशन प्लान। अब इसमें जो थे इसमें 3 मेंबर्स को भेजा गया था। अब वो 3 मेंबर्स के नाम क्या है? सर स्टैफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और ए.वी. अलेक्जेंडर। आपको इन तीनों के नाम याद होने चाहिए। 3 नाम हैं जो कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा भेजे गए थे, सर पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स, ए.वी. अलेक्जेंडर। ओके, इन तीनों को भेजा गया था कैबिनेट मिशन प्लान के लिए। 1946 24 मार्च में ये जो है ये न्यू दिल्ली में पहुंच गए थे। इन्होंने क्या किया फिर इसके बाद हो जाता है, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जो थे मेंबर इलेक्ट करने थे। अब टोटल मेंबर थे 389। कितने मेंबर्स थे? 389 जो थी वो सीट्स थी टोटल। अब इसमें से 296 जो सीट्स थी वो अलॉट कर दी गई ब्रिटिश इंडिया को और 93 दी गई प्रिंसली स्टेट्स को। 93 सीट्स दी गई थी प्रिंसली स्टेट्स को। और इसके बाद 296 में से 292 सीट्स किसकी थी? प्रोविंसेस की थी। 4 कमिश्नरेट की थी और प्रिंसली स्टेट कितनी थी? 93 थी। सो टोटल सीट्स थी 389, जिसमें से 292 प्रोविंसेस की थी,
प्रिंसली स्टेट्स की 93 एंड चीफ कमिश्नरेट की 4। अब आप ये सोचेंगे कि जो 4 चीफ कमिश्नरेट, जो ब्रिटिश चीफ कमिश्नरेट की जो सीट थी वो 4 कौन कौन सी स्टेट्स की थी या कौन कौन सी ब्रिटिश प्रोविंसेस की थी, तो उसके नाम भी आप लिख लीजिए। एक थी दिल्ली, अजमेर, कुर्ग एंड बलूचिस्तान। इनसे जो थे 4 ब्रिटिश कमिश्नरेट के जो मेंबर्स थे उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए चुना जाना था। तो आपको इन चारों के नाम याद होने चाहिए। ओके, तब अब इसके बाद स्टार्ट होता है हमारा जो कि इलेक्शन का प्रोसेस हो रहा था। ओके, इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी प्रोविंसेस थी या जो प्रिंसली प्रोविंसेस थी उनमें से कहाँ कौन कौन सी प्रोविंसेस थी जहाँ पे इलेक्शन हो रहे थे। अब यहाँ पे इलेक्शन भी अगर आपने ऊपर पढ़ा होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो इलेक्शन होने थे वो किस पे बेसिस पे होने थे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। बट यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन होना पॉसिबल तो नहीं था, तो इसीलिए क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, डायरेक्ट इलेक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। सो इसीलिए यहाँ पे जो इलेक्शन कराए गए वो कौन से थे, इनडायरेक्ट इलेक्शंस जो थे वो कराए गए थे। ओके, इनडायरेक्ट इलेक्शंस कराए गए थे। बंगाल, मद्रास, सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, इन सब जो प्रोविंसेस थे यहाँ पे जो थे इनडायरेक्ट इलेक्शंस को करवाया गया था। अब सीट चुनने का अधिकार कैसे था, यानी कि कितने पॉपुलेशन में कितनी सीट्स चुनी जाएंगी वो भी मैंने यहाँ पे लिखा है। जहाँ पे 10 लाख पॉपुलेशन हो वहाँ पे 1 पर्सन को चुना जाएगा। 9 लाख जिस प्रोविंस में पॉपुलेशन हो वहाँ पे से भी सिर्फ 1 पर्सन को ही चुना जाता है। 8 लाख पॉपुलेशन हो तो भी 1 पर्सन को चुना जाएगा। 7 लाख हो तो भी 1 ही पर्सन को चुना जाता है। अब जहाँ पे 6, 5, 4, 3, 2 ये सब पॉपुलेशन हो सिर्फ 1 ही पर्सन को चुना जाता था, क्योंकि यहाँ पे जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा ही लो थी, इसलिए सिर्फ 1 पर्सन को ही चुना जाता है। और जहाँ 11, 12, 13, 14, 15 लाख पॉपुलेशन हो जिस प्रोविंस में, उसमें से 2 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता था। जो 11 प्रोविंसेस थी, अब आप पूछेंगे उनके नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। जहाँ से 292 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता था वो थी मद्रास, बंगाल, बॉम्बे, विंध्य भारत, बिहार, यूनाइटेड प्रोविंस, असम, मध्य भारत, ओडिशा, पंजाब एंड सिंध। 4 जो चीफ कमिश्नरेट थी वो थी दिल्ली, अजमेर, मेवाड़, कुर्ग, बलूचिस्तान। सीट्स थी जनरल की 213, मुस्लिम्स की थी 79, सिख की 4, टोटल वुमेन जो थी वो 15 थी, एसटी 33 एंड एससी जो थे वो 26 थे। 24 अगस्त 1946 में इंटर्म गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की गई बाय नेहरू एंड 3 जून 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो लास्ट गवर्नर, यानी कि लास्ट यहाँ पे आएगा ब्रिटिश गवर्नर थे, लास्ट ब्रिटिश गवर्नर थे लॉर्ड माउंटबेटन। 3 जून 1947 में एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इस्टेब्लिश किया गया और उसके बाद ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनने शुरुआत हो चुकी थी। ये था हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा, जिसमें कि हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात शुरुआत कहाँ से हुई है एंड टोटल इलेक्शंस कैसे हुए, मेंबर कैसे कैसे डिवाइड किए थे और कितनी प्रोविंसेस से कितने मेंबर्स को लिया गया था। मैंने आपको ये सब बता दिया है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कौन कौन सी कंट्री से लिया गया था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड बाय बाय।